Hello students, good morning. Students, in our previous video we started chapter number 11, supply. तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई टेबल, सप्लाई कर्व, ये बेसिक कंसेप्ट हमने कंप्लीट की. टुडेज वीडियो वी हैव सप्लाई फंक्शंस यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. व्हाट डज इट मीन्स, क्या मतलब बेटा इसका? मतलब ऐसे कौन सी फैक्टर्स हैं जो किसी भी कम्युनिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स जिनमें चेंज आने पर किसी भी कम्युनिटी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है. आप प्रोड्यूसर हो तो सोच के देखिए भी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जब आपको लगेगा कि मुझे सप्लाई इंक्रीज कर देनी चाहिए, मुझे सप्लाई डिक्रीज कर देनी चाहिए. तो हमने कल भी किया था कि किसी भी प्रोड्यूसर की सप्लाई रिलेटेड होती है प्रॉफिट से. अगर उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे तो वो ज्यादा सप्लाई करने के लिए इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है. अगर उसको प्रॉफिट डिक्रीज होंगे तो वो सप्लाई कम करेगा. तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ फैक्टर्स करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. हर बात जो आगे खत्म होगी वो होगी प्रॉफिट के ऊपर. हर पॉइंट्स के अंदर प्रॉफिट आएगा आपका. डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. नंबर एक है हमारे पास कॉमन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी. मतलब कम्युनिटी के गुड्स की खुद के प्राइस. अगर क्या लिखोगे इसके अंदर, व्हेन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीजेस प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर आल्सो इंक्रीजेस, देन ही इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी. When price of the commodity decreases, profit also decreases, then his supply less. क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मींस ग्रुप ऑफ फर्म्स. किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स कितनी हैं. तो बेटा आपको सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में इंक्रीज होंगी, प्रोड्यूसर बढ़ेंगे, तो नेचुरल बात है सप्लाई भी इंक्रीज होगी. इफ नंबर ऑफ फर्म डिक्रीजेस, सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट, गोल ऑफ द फर्म. गोल मींस लक्ष्य, एम, उद्देश्य क्या है. फर्म किसी भी गुड्स की सप्लाई किस उद्देश्य से कर रही है, किस गोल से कर रही है. तो बेटा गोल टू टाइप का होता है. एक होता है प्रॉफिट, एक होता है सेल मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट, अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है, देन फर्म विल सप्लाई मोर ओनली एट हाई प्राइसेस, लो सप्लाई एट लो प्राइसेस. क्योंकि फर्म का गोल ही प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो मार्केट में है. सेल मैक्सिमाइजेशन मतलब इफ फर्म वांट्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ कमोडिटी या फर्म वांट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. मतलब फर्म मार्केट में नई नई आई है, तो नई फर्म मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाना चाहती है, अपनी मार्केट बनाना चाहती है, तो उसका गोल होता है सेल मैक्सिमाइजेशन. देन फर्म विल सप्लाई मोर इवन एट सेम प्राइसेस. तो सेम प्राइस में फर्म सप्लाई ज्यादा करेगी. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
मतलब आपको पता है किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में फैक्टर्स यूज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। अगर प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, लेबर सस्ती हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो रही है, रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया, इससे क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कॉस्ट डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगी, मतलब इसकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट से प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होने से नेचुरल बात है फर्म विल सप्लाई मोर इवन एट सेम प्राइसेस, क्योंकि सेम प्राइस के ऊपर उसको पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, कॉस्ट कम हो गई है। क्लियर? अगर कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्टली हो गए हैं, तो फर्म का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो फर्म पहले से सप्लाई कम कर देगी। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं फर्म ने नई टेक्नोलॉजी ले आई, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, तो बेटा हम लोग टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड क्यों करते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का हमारा एक ही पर्पस होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेना। तो जब हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, देन फर्म सप्लाई मोर इवन एट सेम प्राइसेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर, एक प्रोड्यूसर फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलता है, उसकी क्या ओपिनियन है फ्यूचर्स के बारे में, विषय क्या वो ब्यूलिश है या बेरिश है। ब्यूलिश मींस जब एक प्रोड्यूसर फर्म फ्यूचर्स के बारे में बड़ा ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है, उसको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, अच्छा मतलब रिजल्ट आएगा, अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो फर्म अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, जिससे सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। देखो आपको मतलब एक बिजनेसमैन है तो उसको लगता है कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने वाली है तो दिवाली में परचेजिंग बढ़ती है, खरीदारी बढ़ती है, तो देखो होगा आपने सभी दुकानदार जितने भी शॉपकीपर है, सेलर हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बेरिश हैं, बेरिश ऑप्टिमिस्ट है। बेरिश मतलब पैसिमिस्ट, निराशावादी है वो। जब एज ए बिजनेसमैन जब उनको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर सेल कम होने वाली है, प्रॉफिट मार्जिन कम होने वाला है, जैसे अभी लॉकडाउन होने वाला है, तो उनको पता सेल नहीं होगी, तो फर्म अपनी गुड्स की सप्लाई को डिक्रीज कर देती है, अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देती है। क्लियर? ब्यूलिश और बेरिश। ब्यूलिश मतलब आशावादी और बेरिश मतलब निराशावादी। क्लियर? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी किसी भी गुड्स की सप्लाई को अफेक्ट करती है। कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है बेटा टैक्स और सब्सिडी। सब्सिडी मीन गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प, मॉनेटरी हेल्प, इकोनॉमिकल हेल्प। तो बेटा अगर गवर्नमेंट किसी गुड्स के ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर देती है, टैक्स इंक्रीज होने से गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ने से उसके प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। ध्यान सुनो बेटा, देखो ध्यान से, अगर फर्म किसी गुड्स के ऊपर टैक्स लगा देती है, टैक्स लगाने से कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट से उसके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट कम होने का मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा, डिक्रीज कर देगा। अगर फर्म गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज कर देती है, गवर्नमेंट ने किसी गुड्स के ऊपर जीएसटी कम कर दिया, तो नेचुरल बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी,
प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो फर्म सप्लाई इंक्रीज करेगी। सब्सिडी मतलब अगर गवर्नमेंट किसी प्रोड्यूसर को किसी गुड्स के प्रोडक्शन पर सब्सिडी देती है, इकोनॉमिकल हेल्प देती है, जैसे गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को सब्सिडी देती है, तो इससे क्या होता है, सब्सिडी से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो प्रोड्यूसर सप्लाई इंक्रीज कर देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सभी फैक्टर्स हैं विच आर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जो किसी भी कम्युनिटी की सप्लाई को अफेक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो इसको आपने प्रॉपर वर्डिंग में लिखना है, नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सप्लाई। आपको याद होगा आपने किया था लॉ ऑफ डिमांड, वैसे ही हमारे पास है लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब लॉ कब बनता है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने मार्केट में रेगुलर ऑब्जर्व किया, देखा कि जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देता है, अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई कम कर देता है। तो ये फैक्ट है, हर जगह ऐसा होता है। तो जब कोई भी फैक्ट और फिगर रेगुलर हैपन होता है तो वो बन जाता है लॉ। तो यहां पे बना हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नोट करेंगे, राइट करना आप लोगों ने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स remaining constant, there is positive relation between price and the supply of a commodity। फिर से रिपीट कर रहा हूं, according to this law other thing remaining constant, there is positive relation between price of the commodity and the supply of the commodity। क्लियर बेटा? तो ये लॉ है, आपने करना है लॉ ऑफ सप्लाई। अब जो मैंने आपको बोला है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये क्या होती है बेटा, इसे कहा जाता है अजम्पशंस। मतलब हम यहां पे सिर्फ रिलेशन कर रहे हैं प्राइस और सप्लाई का, कि जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होने पे सप्लाई डिक्रीज होती है। यानी जब भी प्राइस इंक्रीज होंगे सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होने पे सप्लाई डिक्रीज होगी। तो हम यहां पे रिलेशन कर रहे हैं प्राइस और सप्लाई का। तो ये जो अदर डिटर्मिनेंट्स है इसको छोड़कर ये सारे डिटर्मिनेंट्स, इन्हें कहा जाता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि सभी फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, प्राइस और ये सारे। तो इन सभी फैक्टर्स को हम लोग क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं अजम्पशंस। तो क्या लिखेंगे, नंबर 1, देयर शुड बी या देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ द फर्म्स, देयर शुड बी नो चेंज इन गोल ऑफ द फर्म्स, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। यानी ये सभी फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कहलाती हैं अजम्पशंस। नोट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगी, डेफिनेशन, फिर अजम्पशंस, फिर आप क्या लिखोगे, द लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल। आप लोगों ने टेबल बनानी है, ये मैंने टेबल बनाई है। प्राइस 1, सप्लाई क्या है 10, आप लिखोगे यहां पर, एक्सप्लेन करोगे। द टेबल शो दैट when price of the commodity is ₹1, then supply is 10 units. When price rises to ₹5, then supply also rises to 50. This show that there is a positive relation between price and
supply of the commodity. Clear students? Then the law can be explained with the help of diagram. लॉ को हम लोग डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमने कल डायग्राम बनाया था. प्राइस 1 2 3 4 5. इधर प्राइस नोट करेंगे. सप्लाई 10 20 30 40 50. ओके स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने? प्राइस 1 सप्लाई 10, 2 पे 20, इसको मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है सप्लाई कर्व. तो क्या लिखोगे इन द गिवन डायग्राम? एस इज सप्लाई कर्व व्हिच स्लोप इज पॉजिटिव, which show that when price increases supply also increases. यानी ऐसा सप्लाई कर्व है जो दिखाता है, शो करता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होंगे सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई 4 मार्क्स के अंदर जो आपने करना है. 1 मार्क्स में डेफिनेशन, 1 मार्क्स अजम्पशन, टेबल एंड डायग्राम 1 मार्क्स में. तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स, और एक बात जो इसके अंदर मेरा ये पॉइंट रहेगा शायद, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. मैं भूल गया पहले आपको बताना. तो किसी भी गुड्स की सप्लाई पर उसकी जो रिलेटेड गुड्स है, उससे मिलती जुलती उसकी सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, उसके प्राइस में चेंज आने का भी अफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं? मोस्टली एग्जाम्पल ये आता है टी एंड कॉफी का. या एक फार्मर का एग्जांपल लेता हूं मैं. फार्मर प्रोड्यूस करता है कॉटन और राइस. ठीक है, वो इस साल प्लान कर रहा था कॉटन प्रोड्यूस करने का. ठीक है, सप्लाई किसकी है? कॉटन की. लेकिन राइस के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. राइस के प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं. अब बताओ मेरे को, कॉटन की सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? एज ए प्रोड्यूसर सोचना है आपने. सोचो, तो आपको लगेगा कि राइस के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब राइस का प्रोडक्शन, राइस की सप्लाई प्रॉफिटेबल है, इसमें अच्छा प्रॉफिट है. तो ये प्रोड्यूसर क्या करेगा? ये प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज मतलब अपनी लैंड किसके प्रोडक्शन में लगाएगा? राइस के प्रोडक्शन में. तो कॉटन की सप्लाई पे क्या असर पड़ा? कॉटन की सप्लाई डिक्रीज होगी. अगर मार्केट में राइस के प्राइस डिक्रीज हो रहे होते तो जिन प्रोड्यूसर ने राइस का प्रोडक्शन किया था वो अपनी लैंड को, अपने रिसोर्सेज को किधर शिफ्ट करेंगे? कॉटन के प्रोडक्शन में. तो कॉटन की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज. देखो बेटा, कॉटन के प्राइस चेंज नहीं हुए, प्राइस किसके चेंज हो रहे हैं? इससे रिलेटेड गुड्स यानी राइस के. तो क्या लिखा जाएगा? व्हेन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीजेस देन द प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ गिवन गुड्स. गिवन मतलब कॉटन. व्हेन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिक्रीजेस then the supply of given goods increases. Clear students? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने करने हैं. आज का टॉपिक आपका, जो भी आपने वीडियो देखना है, वीडियो को देखकर आपने इससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.